आज की ये साइंस का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि ये क्लास यूपी टेट, सी टेट, बीपीएससी टीआरई 4.0 चाहे एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे हो, ग्रुप डी कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि एसिड, बेस एंड सॉल्ट से सभी एग्ज़ाम में इस चैप्टर से सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर आपका क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो इस क्लास को आप ज़रूर अंत तक देखिएगा क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक चैप्टर है। आप सब जानते हैं कि एसिड क्या होता है, जिसको अम्ल बोलते हैं। तो अम्ल जो होता है ये स्वाद में खट्टा होता है और अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है कितना और हाइड्रोजन का जो पावर होता है उसी को पीएच मान कहा जाता है। और 7 से कम का मतलब होता है कि वह अम्लीय होता है। 7 से कम का मतलब अम्लीय होता है। 7 से ज़्यादा का मतलब क्षारीय होता है और जो 7 होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। इसमें अनिवार्य रूप से हाइड्रोजन उपस्थित होता है। एसिड में हाइड्रोजन उपस्थित रहना ही है, यानी बिना हाइड्रोजन का एसिड हो ही नहीं सकता है क्योंकि इसका पीएच मान में भी देखिए पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का इसमें क्या होना चाहिए, पावर होना चाहिए। अगला पॉइंट देखिए, एसिड जो होता है ये धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। एसिड जो होता है वो जो है सो धातु से अभिक्रिया करके हमेशा हाइड्रोजन गैस को बाहर करते हैं। यानी कहीं पर भी अगर किसी मेटल से एसिड का अगर रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन को निकलना ही है। बिना हाइड्रोजन निकले हुए रिएक्शन हो ही नहीं सकता है। यानी यहाँ पर देखिए कोई जिंक है जो मेटल है और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। अगर ये धातु से अभिक्रिया किए हैं तो ये हाइड्रोजन क्या हो गया, बाहर हो गया। कहते हैं ना कि तुमसे वफा करके भी तन्हा रह गए। ठीक है, यानी ये कितना अच्छे खासा इन दोनों का जोड़ी था, दोनों एक साथ अच्छा खासा जीवन जी रहा था। लेकिन जैसे ये एसिड से अभिक्रिया किया, ये अपना क्या हुआ, इसको बाहर कर दिया और ये Zn जो है सो अपने साथ SO4 को ले लिया। तो Zn प्लस H2SO4 का रिएक्शन करके ZnSO4 और H2n हाइड्रोजन हमेशा के लिए बाहर हो गया। ये बात समझ गए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है और महत्वपूर्ण पॉइंट भी है, याद रखना होगा ये। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है कि अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल क्या होता है, विद्युत के सुचालक होते हैं। यानी एसिड जो होता है उसमें क्या होता है, करंट पास हो सकता है। विद्युत का सुचालक का मतलब यही होता है। ये मिथाइल ऑरेंज और नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। एसिड जो होता है मिथाइल ऑरेंज और नीले लिटमस को लाल करता है। लिटमस को थैलोफाइटा समूह के लाइकेन के पौधा से प्राप्त किया जाता है। लिटमस को थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधा से प्राप्त किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, याद रखना है, रट लेना है इसको। लिटमस विलियन न तो उदासीन होते हैं और न ही अम्लीय होते हैं और न ही क्षारीय होते हैं। यह बैंगनी कलर का होता है। जो लिटमस का जो सॉल्यूशन होता है यह बैंगनी कलर का होता है। एसिड और बेस नहीं होता है, कभी नहीं। याद रखना, सबका सब पॉइंट महत्वपूर्ण होने वाला है। फिनोप्थिलीन अम्लीय विलयन में रंगहीन होते हैं, यानी कोई रंग नहीं होता है। फिनोप्थिलीन जो है अम्ल के सॉल्यूशन में क्या होता है, तो ये रंगहीन होते हैं, इसमें कोई रंग नहीं होते हैं। उसके बाद देखिए एसिड का और अगला परिभाषा कि एसिड वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। एसिड जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3, H2O3, HCN और HF। ये सब देख लीजिए, इसमें सब का सब में क्या है, सब में हाइड्रोजन देखने को मिलता है। चूँकि एसिड का मतलब ही होता है हाइड्रोजन, उसमें अनिवार्य रूप से रहना ही है। अगला पॉइंट देखिए, देखिए गौर से,
अम्ल वह पदार्थ होता है जिसमें प्रोटॉन प्रदान करने की प्रवृत्ति होती है। एसिड में प्रोटॉन प्रदान करने की प्रवृत्ति होते हैं। एसिड वह पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। तो हम यहाँ पर लिख नहीं सकते हैं, चूँकि ये हम देख सकते हैं कि बहुत फ्रेश से अच्छा खासा इसको नोट्स तैयार किए हैं, तो यहाँ पर हम लिख नहीं सकते। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, तो हो सके तो कुछ दिन में हम लिखने का भी सुविधा कर ले। तो आप सब सपोर्ट का ज़रूरत है, तो हम ऐसे ही कंटेंट आपको लिख लिख कर बताएंगे, क्योंकि अभी कोई साधन नहीं है, इसीलिए आपको कॉपी पर ही बताना पड़ता है। तो एडजस्ट थोड़ा कर लीजिएगा। उसके बाद एसिड में सामान्य रूप से पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। एसिड में सामान्य रूप से पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन, एसिड में हाइड्रोजन रहेगा ही रहेगा। अब देख लीजिए एसिड के प्रकार। तो हाइड्रोक्सी एसिड होता है, ऑक्सी एसिड, प्रबल एसिड, दुर्बल एसिड, सांद्र और तनु। तो अम्ल कितने प्रकार का हो गया? तो 3 दूनी 6 प्रकार का हो गया। हाइड्रोक्सी अम्ल, ऑक्सी अम्ल, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। चलिए इन सभी अम्ल का डिटेल से व्याख्या कर। चलिए आगे, हाइड्रोक्सी अम्ल किसे कहते हैं? तो जिस अम्ल में केवल हाइड्रोजन उपस्थित होता है उसे हाइड्रोक्सी अम्ल कहते हैं। जैसे HCl हो गया, HF हो गया, जिसमें क्या होता है, केवल हाइड्रोजन उपस्थित होता है, उसे हाइड्रोक्सी अम्ल कहते हैं। ऑक्सी अम्ल उसे कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन दोनों उपस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे ऑक्सी एसिड कहते हैं, उसे ऑक्सी एसिड कहते हैं। यानी हाइड्रोजन भी है इसमें, ऑक्सीजन भी है। जैसे देखिए H2SO4, तो इसमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी है, इसमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी है, इसमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी है, इसमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी है। जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों रहता है वो क्या होता है? ऑक्सी एसिड होता है। उसके बाद चलिए आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट देख लीजिए कि जिस यौगिक में ऑक्सीजन 2 या 2 से अधिक होता है, बस वही, जिस यौगिक में ऑक्सीजन 2 या 2 से अधिक होता है वही ऑक्सी एसिड कहलाता है। उसके बाद वो अम्लीय होता है। जैसे मान लीजिए कि CO2, SO2, NO3, यहाँ पर देख लीजिए 2 है, यहाँ पर क्या है? 3 है। बस ऑक्सी एसिड का ही अभी ये परिभाषा चल रहा है। जिस यौगिक में ऑक्सीजन केवल एक होता है वह उदासीन होता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, NO हो गया, तो ये क्या होता है? ये उदासीन होता है। जिसमें ऑक्सीजन केवल क्या होता है? एक होता है, वह उदासीन होता है। कार्बन की उपस्थिति बढ़ने से एसिड कम होता है, ये कमज़ोर होता है। यानी जितना ज़्यादा कार्बन होगा एसिड उतना ही वीक होते जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड। बहुत विद्यार्थी को अभी तक पता ही नहीं चलता है कि प्रबल एसिड होता क्या है। तो चलिए हम आज आपको बताते हैं कि प्रबल एसिड क्या होता है। ऐसा अम्ल जो बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देता है, जो बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देता है, उसे प्रबल एसिड कहते हैं। यह जल में पूर्णतः आयनीकृत हो जाते हैं। इसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन कम होता है। सभी प्रबल अम्ल विद्युत अपघट्य होते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हो गया, H2SO4, HNO3, ये सब का सब क्या है? प्रबल एसिड है। इसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होता है। जिसमें ऐसा अम्ल जिसमें बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देता है वो तो प्रबल है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए ना, इसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन कम होता है, उसे प्रबल एसिड कहते हैं। इसका पहचान है, जिसमें हाइड्रोजन कार्बन कम रहेगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, याद रखना है। अगला देखिए, दुर्बल यानी वीक एसिड। तो ऐसा एसिड जो कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं, यानी कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है। यहाँ पर आयन की बात हो रहा है। यह जल में आंशिक रूप से आयनीकृत होता है, थोड़ा ही आयनीकृत होता है। उसके बाद इसमें हाइड्रोजन और कार्बन अधिक होता है। प्रबल अम्ल में हाइड्रोजन और कार्बन कम था, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। सभी कार्बनिक अम्ल दुर्बल होते हैं, यानी कार्बन की मात्रा ज़्यादा होता है, इसका मतलब कार्बनिक एसिड क्या होता है? दुर्बल होते हैं। बोरिक एसिड एक दुर्बल एसिड है, अम्ल है, जिसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। जैसे एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। उसके बाद देख लीजिए फॉर्मिक एसिड का होता है HCOOH होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। यहाँ पर एक सवाल आपके सामने है
एक सवाल है, इसका आप आंसर दीजिएगा। पहला सवाल है इसमें कि इनमें दुर्बल एसिड कौन है। दुर्बल का मतलब क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन कार्बन की संख्या ज़्यादा हो। इसमें एक ही हाइड्रोजन कार्बन है ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। इसमें हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है, इसमें हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है, इसमें कार्बन है तो हाइड्रोजन नहीं। इसमें देखिए कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, इसका मतलब क्या होगा, यही होगा। इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन है लेकिन इसमें ज़्यादा कार्बन है कि नहीं। यहाँ पर ज़्यादा कार्बन है तो क्या होगा, यही क्या होगा, दुर्बल एसिड होगा। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट में है कि सांद्र अम्ल क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है। तो वह अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलयन की तुलना में अधिक होता है, उसे सांद्र अम्ल कहा जाता है। आमाशयी रस में 1% से भी कम सांद्रण का HCl अम्ल होता है। यह सांद्रण का HCl अम्ल पेट में नुकसान नहीं पहुंचाता है। यानी 5% HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशयी रस को नुकसान पहुंचा सकता है। यानी 5% जैसे ही HCl हो गया तो आमाशयी रस को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि पेट में मौजूद पहले से रहता है HCl। उसके बाद अगर 5% से ज़्यादा HCl बन रहा है, इसका मतलब वो नुकसान आपको करेगा ही करेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो तनु अम्ल क्या कहता है, डाइल्यूट एसिड क्या होता है। तो वह अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलयन की तुलना में कम होता है, तनु अम्ल कहते हैं। यानी अम्लीय विलयन जिसमें एसिड की मात्रा सॉल्यूशन की तुलना में कम होना चाहिए। यानी सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए, एसिड की मात्रा की तुलना में कम होना चाहिए। ओके, उसे तनु अम्ल कहते हैं। इसका चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। आगे पॉइंट है कि तनु अम्ल में अम्ल की अल्प मात्रा में अधिक जल में घुली होती है। तनु एसिड में एसिड अल्प मात्रा में, यानी एसिड में क्या होना चाहिए, अल्प मात्रा में एसिड अधिक जल में घुली होना चाहिए। यानी कम मात्रा में एसिड जल ज़्यादा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, एसिटिक एसिड में CH3COOH है, उसके बाद फॉर्मिक एसिड, उसके बाद कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ गए होंगे। कुछ एसिड की अम्लीयता क्रम कुछ इस प्रकार होता है, जैसे HClO4 ग्रेटर देन HClO3, यानी HClO2 और HClO। इसमें क्या नज़र आ रहा है, इसे नज़र ये आ रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। हाइड्रोजन सब में बराबर है, कार्बन भी बराबर है। तो बात समझ गए कि नहीं। यानी ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, इसका मतलब क्या, अम्लीयता क्रम वो ज़्यादा होगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, HI हाइड्रोजन ऑक्साइड बड़ा है H यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, और HCl से बड़ा है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और हाइड्रोजन फ्लोराइड HCl से क्या है, छोटा है। यानी HI बड़ा है, H यानी IBr। यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोजन तो सब में, लेकिन आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन सब में क्या है ये, यानी आयोडीन बड़ा है, ब्रोमीन बड़ा है, क्लोरीन बड़ा है और फ्लोरीन सबसे छोटा है। तो कुछ इस तरह से आपको याद करना ही पड़ेगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर HC यानी फॉर्मिक एसिड है, ठीक है ना। उसके बाद CH3COOH, C2H5O, COOH, यानी कि इसमें कार्बन की संख्या 1 है, इसमें कार्बन की संख्या 1 है, यहाँ पर 2 है, 3 है। यानी कार्बन कम, यहाँ पर क्या हो रहा है, ज़्यादा होने के बाद भी, ज़्यादा होगा तो कम होगा और कम होगा तो अम्लीयता क्रम ज़्यादा होगा। तो कुछ इस तरह से आपको क्रम याद करना पड़ेगा और कुछ नहीं उपाय है इसका। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राकृतिक एसिड और उनके प्रयोग। कुछ नेचुरल एसिड दिया है, उसका यूजेज दिया है। जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH का उपयोग क्या होता है, तो इसका उपयोग सिरका में 3 से 6% एसिटिक एसिड होता है। यह अचार बनाने में, सलाद बनाने में, खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है।
उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ गए होंगे। यानी एसिटिक एसिड का प्रयोग यहाँ पर होता है। उसके बाद सिट्रिक एसिड का प्रयोग होता है चमकदार नमक बनाने में। जो नमक जो चमकदार होता है, नमक चमकदार जो होता है, बस उसी में क्या करना पड़ता है, तो सिट्रिक अम्ल को मिलाना होता है। उसके बाद देखिए सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 कार के बैटरी में, पेट्रोलियम शोधन, डाई पेंट के निर्माण में इसका सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग होता है। उसका नाइट्रिक एसिड का उर्वरक हो गया, एक्वारेजिया हो गया, विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में, रॉकेट के ईंधन के रूप, ऑक्सीकारक के रूप में। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्वारेजिया रंजकों में, औषधि एवं प्लास्टिक के निर्माण में। बोरिक एसिड का उपयोग होता है पादपों में बोरॉन की कमी को दूर करने के लिए, चावल गेहूं के संरक्षण में, फाइबर ग्लास निर्माण में, कैरम बोर्ड में, लुब्रिकेंट के रूप में। उसके बाद देख लीजिए ऑक्जेलिक एसिड यानी कपड़ा की रंगाई, बेकिंग पाउडर, फोटोग्राफी, ब्लीचिंग में, जंग दाग आदि को हटाने में। टार्टरिक एसिड का उपयोग होता है बेकिंग पाउडर बनाने में। अब एसिड का कुछ स्रोत देख लेते हैं कि स्रोत क्या होता है। जैसे एसिटिक एसिड का स्रोत होता है सिरका, जिसको विनेगर बोलते हैं। एमिनो एसिड जो होता है ये प्रोटीन इसका स्रोत होता है। फॉर्मिक एसिड का स्रोत क्या होता है, तो फॉर्मिक एसिड लाल चींटी का काटने से या मधुमक्खी के डंक में क्या होता है, तो फॉर्मिक अम्ल होता है। ऑक्जेलिक अम्ल होता है टमाटर पालक में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ये मनुष्य के उदर यानी पेट में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। उसके बाद टार्टरिक एसिड, इमली अंगूर में टार्टरिक एसिड होता है। ग्लूमेटिक एसिड गेहूं में, ग्लूमेटिक एसिड गेहूं में। उसके बाद मेलिक एसिड कच्चे फल और सेब में। लैक्टिक एसिड जो होता है दूध में होता है। उसके बाद बेंजोइक एसिड हरी घास पत्तियों में। कार्बोनिक एसिड होता है सोडा वाटर में। और सिट्रिक एसिड होता है नींबू और नारंगी में। अगला देखिए अम्लों के गुण धर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है और लवण का निर्माण करता है। ये पहले हम बता दिए हैं कि एसिड धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को बाहर करता है और क्या करता है, सॉल्ट का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे एसिड और धातु का क्रिया होगा तो उसके लवण और क्या होगा, हाइड्रोजन बनेगा। अम्ल सभी धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके लवण CO2H2 बनाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए धातु कार्बोनेट में क्या हो गया, जैसे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिड के साथ क्रिया करके लवण CO2, सॉरी यहाँ पर नहीं दिख रहा है, CO2 और H2O। अगला पॉइंट है कि अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाता है। उदाहरण के लिए धातु का ऑक्साइड प्लस एसिड मिलकर लवण और जल का निर्माण करता है। लिटमस पर अम्ल और क्षार का प्रभाव क्या होता है, तो लिटमस एक सूचक होता है, इंडिकेटर इसको बोलते हैं। लिटमस एक सूचक होता है। लिटमस की प्राप्ति लाइकेन यानी सेक से होता है। ओके, और लिटमस मूल रूप से नीला होता है। लिटमस खुद अपने मूल रूप में क्या होता है, तो नीला होता है। और अम्ल तथा क्षार के प्रभाव से इसका रंग क्या होता है, तो बदलता है। एसिड और बेस के प्रभाव से रंग बदलता है, लेकिन मूल रूप से लिटमस क्या होता है, नीला होता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए अम्ल जो है, अम्ल अगर लिटमस पेपर पे अम्ल डाल देंगे तो ये नीला को लाल कर देगा, और क्षार में लाल लिटमस पर क्या होता है, नीला होता है। अम्ल में नीला लिटमस पर, तो चूँकि लिटमस तो नीला होता है, अगर अम्ल में नीला लिटमस को मिला देंगे तो लाल होगा, और क्षार में लिटमस लाल लिटमस को मिलाएंगे तो क्या होगा, नीला हो जाएगा। यानी लिटमस एक्चुअली में नीला होता है, लेकिन जैसे एसिड अम्ल के साथ क्रिया करता है तो लाल बनाता है, बेस के साथ नीला बनाता है, और खुद ही अपने पोजीशन पर आ जाते हैं। तो इस बात को याद रखना होगा। तो फाइनली एसिड को हम पढ़ लिए हैं। अब चलते हैं भस्म यानी क्षार की ओर चलते हैं। तो भस्म क्या होता है, भस्म को बेस बोलते हैं, जिसे क्षार कहते हैं, जो स्वाद में क्या होता है, तीता होता है, तीता होता है, उसे क्या कहते हैं। और ये
टेम्परोरी भाषा में तीता लगना बोलते हैं, लेकिन कड़वा होता है। तो यह स्वाद में क्या होता है, कड़वा को ही तीता बोलते हैं। जैसे तीता लगता है करेला और नीम, करेला कैसे तीता लगता है, उसको कड़वा कहा जाता है केमिस्ट्री के भाषा में। क से केमिस्ट्री और क से कड़वा। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। यह विद्युत का सुचालक होता है। तो भस्म भी क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। यह विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। उसके बाद यह लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला करता है। भस्म लाल को क्या कर देता है, नीला करता है। एसिड नीला को क्या करता है, लाल करता है। इतना याद रखना है। इनमें OH उपस्थित होता है। हाइड्रो ऑक्साइड इसमें क्या होना चाहिए, उपस्थित रहता है। OH उपस्थित रहता है। उदाहरण के लिए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से आपको याद रखना होगा, इसका ये उदाहरण है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। भस्म वह होता है जो जल में घुलनशील हो और क्षारीय यानी अल्कली कहलाते हैं। भस्म जो जल में घुलनशील होता है उसे क्या कहते हैं, क्षारीय कहते हैं। ओके, जैसे उदाहरण के लिए देखिए NaOH हो गया, KOH हो गया, MgOH का हल 2 हो गया, CaOH2 हो गया, AlHOH का हल 2 हो गया, उसके बाद NH4OH हो गया। इतना बात समझ गए। उसके बाद यह मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है, मिथाइल ऑरेंज को पीला करता है। और यह फिनोप्थिलीन को गुलाबी कर देता है। फिनोप्थिलीन को क्या करता है, गुलाबी कर देता है। फिनोप्थिलीन को क्या करता है, तो गुलाबी कर देता है। उसके बाद नोट में देखिए कि सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। जितने भी भस्म होता है ये क्षार नहीं होता, लेकिन सभी क्षार भस्म होते हैं। ये डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि सभी भस्म क्षार नहीं होता है। सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं, लेकिन सभी क्षार क्या होते हैं, भस्म होते हैं। जो बड़ा होगा वो छोटा नहीं हो सकता, लेकिन छोटा बड़ा हो सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। उसके बाद देखिए क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH- आयन देता है। जैसे NaOH हो गया और H2 यानी जल के साथ जल में घुलकर Na+OH- देता है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर ब्रांस्टेड लॉरी के अनुसार क्षार वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता होता है। और लेविस के अनुसार क्षार वह पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी त्यागने की प्रवृत्ति होती है। ये सभी टेट के एग्जाम में बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि इसके अनुसार क्या होता है और इसके अनुसार क्या होता है। हमने अम्ल देख लिया है, क्षार देख लिया है, और लवण को देखते हैं, सॉल्ट जिसको बोलते हैं। लवण क्या होता है, तो एक अम्ल तथा एक क्षार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसके फलस्वरूप लवण और जल बनते हैं। जैसे HCl एसिड है, NaOH बेस है, NaCl उदासीन नमक हो गया और H2O क्या हो गया, जल हो गया। ठीक है ना। और यही उदासीन क्या होता है, ये लवण होता है। लवण को उदासीन बोलते हैं, इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NaCl। लवण को विभिन्न प्रकार से बांटते हैं। जैसे साधारण लवण हो गया, साधारण लवण, ठीक है ना, जनरल सॉल्ट। इसमें न ही H+ होता है और न ही OH- होता है। यह एकल चरण वाले होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए देख सकते हैं NaCl, NO2, CO3, CuSO4, K2SO4, Al2SO4 हल 3। उसके बाद NO2SO4, MgCl2। उसके बाद दुई लवण, ठीक है ना, डबल सॉल्ट किसे कहते हैं, तो जब दो साधारण लवण को मिला देते हैं तो दुई लवण बनता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे K2SO4, Al2SO4 का हल क्यूब और 24H2O, यह पोटास एलम, जिसको फिटकरी का फार्मूला कहा जाता है। ओके, जैसे NH4 का हल 2 जिसको डबल बोलते हैं 2SO4, FeSO4 और 6H2O को मोहर लवण कहते हैं। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर अम्लीय
अम्लीय लवण किसे कहते हैं, एसिटिक सॉल्ट किसे कहते हैं, तो वो लवण जिसके बीच में एक H+ आयन उपस्थित होता है इसे अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये सब हो गया NaCO3, NaSO4, KSHO, KHSO4, NH4Cl। उसके बाद क्षारीय लवण अल्कलाइन सॉल्ट क्या होता है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो इस लवण के बीच में एक OH आयन उपस्थित रहता है। जैसे उदाहरण के लिए Ca, देखो यहाँ पर OHCl, उसके CuOH का हल 2। तो उम्मीद करते हैं कि अम्ल, क्षार और लवण को आप समझ लिए होंगे। तो आप कमेंट कीजिएगा कि इससे आगे का जो भी पॉइंट, कौन से पॉइंट्स के लिए आप पढ़ना चाहते हैं, तो आगे हम वीडियो लेकर ज़रूर आएंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।